हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी बीकॉम 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। तो इसके अलावा ये इंडियन इकॉनमी बाकी क्लासेस के सिलेबस को भी कवर करती है। तो इसमें हम लोग लेसन जो कर रहे हैं दैट इज़ फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, मेन इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री के साथ डील करती है तो कई तरह की ट्रांजैक्शंस करती है। उन ट्रांजैक्शंस में कई बार पेमेंट होती है, कई बार रिसीप्ट्स होती है। अब वो स्टेटमेंट जो कि इन रिसीप्ट्स और पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल है, तो ये इंडिया के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। इस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जो हमारी पेमेंट्स हैं वो रिसीप्ट से ज़्यादा हैं। हम लोग जो है आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कंट्री पेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी जो रिसीप्ट्स हैं वो कम है। पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अनफेवरेबल आइटम है। तो जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हम तीन तरह की आइटम्स में डील करते हैं। पहले आ गई विजिबल आइटम। विजिबल आइटम में हम वो सारी फिजिकल गुड्स, वो सारी आइटम्स लेते हैं जो कि फिजिकल गुड्स हैं, जिनको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इनविजिबल आइटम्स में आके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या लेते हैं इसमें? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि वो इनविजिबल होती हैं इसलिए उनको इनविजिबल कहा जाता है। क्या इनविजिबल है? सर्विसेज। ठीक है, इसमें हम लोग कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। क्लियर है? तो मतलब कि जब भी हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में तीन तरह की आइटम्स है। विजिबल आइटम जिसमें फिजिकल गुड्स की बात करते हैं, इनविजिबल आइटम जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स जिसमें हम कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है जी। अब एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसमें हम सिर्फ फिजिकल आइटम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? फिजिकल आइटम्स को कंसिडर करते हैं। फिजिकल आइटम्स में गुड्स आ गई। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें सिर्फ फिजिकल को, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जिसमें हम ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, तो इसमें आ गई ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इसमें आ गई सिर्फ फिजिकल आइटम्स। क्लियर है जी? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या फीचर्स है? हाँ जी, पहली फीचर तो यही है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उनकी सारी ट्रांजैक्शंस का ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है और ये एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तैयार किया जाता है। किस लिए? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको तैयार किया जाता है। तीसरा, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल आइटम सबको कंसिडर करते हैं, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है। डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, ये इसकी एक फीचर होगी। ठीक है जी। अगर कोई डिफरेंसेस है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक अलग फीचर होगी। फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब करंट अकाउंट क्या है? जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो इट मीन्स विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज की, हम गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इनका किसी भी इकॉनमी की इनकम पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पॉइंट क्लियर। नाउ कैपिटल अकाउंट, जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या लेते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उस कंट्री की, ठीक है जी, उसके एक्सटर्नल लोन्स हो गए तो उनको कंसिडर करते हैं। फिर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हम करंट प्लस कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। पॉइंट क्लियर। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ब्रॉड टर्म है। कौन ब्रॉड टर्म है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। किससे? बैलेंस ऑफ ट्रेड से। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेते हैं, गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स की, जबकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स होगी, सर्विसेज होगी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस होगी, सबको कंसीडर करते हैं। तो अपने आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी? ब्रॉड टर्म होगी एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मान लो अनफेवरेबल है तो ज़रूरी नहीं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अनफेवरेबल हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल हो सकती है। पॉइंट क्लियर। अब क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा टर्म्स को कंसिडर करता है तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉइंट क्लियर। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन रिसीप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट्स। ठीक है जी, यानी कि इंपोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। और फिर डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम 2 तरह से हो सकता है। पहले आ गया फेवरेबल। फेवरेबल तब होता है व्हेन रिसीप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स, रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। ये तो फेवरेबल हो गया ना, क्योंकि हमारे पास रिसीप्ट्स ज़्यादा हो रही हैं पेमेंट से। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं देन द इंपोर्ट्स। अब इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब अनफेवरेबल क्या है? अनफेवरेबल तब होता है जब पेमेंट्स आर मोर देन रिसीप्ट्स। ठीक है ना। इफ पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीप्ट्स होगी, इट मीन्स क्या हो गया? अनफेवरेबल। ठीक है। अब इस केस में फॉरेन एक्सचेंज राइज किया था तो यहाँ पे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज फॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल है, क्योंकि हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, और हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, तो उसे अनफेवरेबल या कहा जाएगा या डिसइक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इक्विलिब्रियम कब है? फिर जब रिसीप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट है। कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने पहले किया कि जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल कैसे है कि हमारी जो रिसीप्ट्स हैं वो कम है और पेमेंट हमारी ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब इंपोर्ट क्यों ज़्यादा है? सबसे पहले आ गया इंपोर्ट ऑफ मशीन। हम लोग मशीन बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो हमें मॉडर्न मशीन्स की ज़रूरत है। जो इंडिया की मशीन्स है उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है।
अगर हम जो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी मशीन यूज़ करती हैं तो वो फिर डेवलप्ड कंट्री के साथ compete नहीं कर पाती। तो अगर हमने फॉरेन ट्रेड करना है, दूसरे देशों के साथ compete करना है, तो हमें अपनी मशीन जो है अच्छी परचेज करनी होगी, यानी कि इंपोर्ट करनी होगी। अब इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होने का रीज़न इंपोर्ट ऑफ मशीन है। सेकेंड, इंपोर्ट ऑफ वार इक्विपमेंट्स। अब चाइना और पाकिस्तान को compete करने के लिए या डिफेंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा वार इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रही है। अब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा, पेमेंट्स विल बी मोर देन रिसीट्स, तो डिसइक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। तो दूसरा कारण अनफेवरेबल होने का इंपोर्ट ऑफ वार इक्विपमेंट्स हैं। मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, तीसरा कारण डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स है। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे राइज कर रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा है। चीज़ों की डिमांड होगी तो पहले हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, अब हमने कुछ चीज़ों का कंजम्पशन कंज्यूमेबल गुड्स का एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब एक्सपोर्ट कम हो गया, जिसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो गया। नेक्स्ट इज प्राइस डिसइक्विलिब्रियम। अब इंडिया में जो चीज़ों का प्राइस है और जो फॉरेन में चीज़ों का प्राइस है, तो इंडिया का जो प्राइस है वो फॉरेन कंट्री से ज़्यादा है। अब ज़्यादा प्राइस क्यों है, क्योंकि एक तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो डे बाय डे कम हो रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट है उल्टा ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो अनफेवरेबल बैलेंस ही होगा। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन एम्बेसी। इंडिया ने अगर दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा रखना है, तो ऑब्वियस है कि इंडिया क्या अपने एम्बेसीज जो है फॉरेन कंट्रीज़ में सेटअप कर रहा है, जिसकी वजह से उन पे जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसीलिए जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। नेक्स्ट आ गया फॉरेन कंपटीशन। जिन प्रोडक्ट्स की हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, उन प्रोडक्ट्स के जो है कंपटीटर्स आ गए, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है पहले से रिड्यूस हो गया। अब जूट है, जूट में हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते थे, तो बांग्लादेश जो है वो जूट का एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग गया, कंपटीटर आ गया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो टी का एक्सपोर्ट करने लग गया। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट हम बहुत अच्छे से करते थे, उनके कंपटीटर आ गए। कंपटीटर आने की वजह से क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है पहले से कम हो गया। एक्सपोर्ट कम हो गया मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। हमारे इंडिया में जो क्रूड ऑयल की कंजम्पशन है वो डे बाय डे राइज हो रही है, एक तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब एक तो उनकी डिमांड राइज हो रही है, दूसरा उनका प्राइस भी राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल जा रहा है। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है तो गोल्ड का इंपोर्ट भी ज़्यादा है। इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। ठीक है, इंडिया में फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा है। डेट तो जो है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इंटरेस्ट को हमने पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट हर साल बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो पेमेंट्स हैं वो रिसीप्ट से ज़्यादा हैं। पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीप्ट्स, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल है। लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो इसके अलावा हमारी जो अदर कॉजेज़ है, अदर कॉजेज़ में आ गया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो जिन कारणों की वजह से हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट
अनफेवरेबल है ये तो हमने कर लिया। अब इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट। तो जिन चीज़ों की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है हमें उन चीज़ों की क्या करनी चाहिए? प्रमोशन करनी चाहिए, उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो दैट कि हम लोग एक्सपोर्ट को राइज कर सके। ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल हम लोग सस्ता दे सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। मेन पर्पस हमारा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करनी होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी और अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करना होगा। रॉ मटेरियल अच्छा होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस करेगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा? ये एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। तो अगर हमने एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, एक तो एक्सपोर्ट यूनिट्स को प्रमोट करना होगा, दूसरा उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करनी होगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी होगी, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट जैसे हमने WTO हो गया, सार्क हो गया, तो जितना अच्छा हम लोग एग्रीमेंट्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, उतना अच्छा हमारा फॉरेन ट्रेड भी होगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा होगी उतना हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होगी, कैपिटल ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। इसके लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, प्लस जो MNCs हैं उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। देन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना होगा। उससे क्या होगा? उससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज़्यादा आएगी। फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि उससे अनफेवरेबल बैलेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो टूरिस्ट प्लेस है, रिजॉर्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, ताकि हमारे पास फॉरेन रिसीव्ड्स ज़्यादा आ सके। इसके अलावा सोर्स है डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी। अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ डोमेस्टिक, भी अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। ठीक है ना। लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करना है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे इंपोर्ट कम होंगे और एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा होंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस डिफ्लेशन का मतलब है कि चीज़ों के प्राइसेस को रिड्यूस करना। इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन होने की वजह से हम फॉरेन मार्केट के साथ compete नहीं कर पाते। अगर डिफ्लेशन होगी तो उससे क्या होगा? उससे हमारी चीज़ों की डिमांड जो है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा। जो नॉन इसेंशियल गुड्स की इंपोर्ट की जाती है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा तो पेमेंट्स कम होंगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिन चीज़ों की हम इंपोर्ट करते हैं अगर हम उसके सब्सटीट्यूट फाइंड कर लें, जो मशीन हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट मिल जाए, या जैसे क्रूड ऑयल फॉर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसकी जगह हमने चार्जिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आए थे पीछे, स्कूटीज़ वगैरह आई थी जो हम चार्ज करके चला सकते हैं, तो ये एक तरह का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया। तो अगर हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मिल जाए तो उससे क्या होगा? इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम होगा तो पेमेंट कम होगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाएगा।
लेस कंजम्पशन ऑफ द क्रूड ऑयल, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि क्रूड ऑयल की जो कंजम्पशन है वो कम करनी चाहिए, उससे क्या होगा, डिमांड फॉर क्रूड ऑयल कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड, तो जब हम इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब ये है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल होना ये इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत यू कैन से कि प्रॉब्लम की बात है। ठीक है जी, डिटायरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कंडीशंस ऑफ द ट्रेड। ठीक है ना, जब भी कोई टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड की जाती हैं तो इस तरह से वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड की जाती हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की फेवर में है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फेवर में नहीं है। तो इसी तरह से इंडिया की फेवर में ना होने की वजह से इंडिया का जो काफ़ी मनी है वो फॉरेन डेट की वजह से वो मतलब दूसरे देशों को पे की जाती है, तो ये भी एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम है। देन इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बैकवर्ड है। बैकवर्ड होने की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ compete कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है वो ज़्यादातर इसेंशियल कमोडिटीज़ का इंपोर्ट किया जाता है। इसेंशियल कमोडिटीज़ का जब इंपोर्ट होता है तो उसको कर्टेल करना, उसको कम करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम है। अब इसेंशियल्स में हम लोग कौन से प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मशीन होगी, टेक्नोलॉजी होगी, क्रूड ऑयल हो गया, तो इनके हम लोग जो है इंपोर्ट को कम भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल है। डंपिंग, डंपिंग होती है किसी चीज़ को अपनी कंट्री में हम कम जो है ज़्यादा रेट पे चीज़ सेल कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में हम कम रेट पे चीज़ को सेल कर रहे हैं। अब जो डंपिंग है, चाइना जैसी कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो डंपिंग करती हैं। डंपिंग करने की वजह से, ठीक है ना, चाइना जैसी कंट्रीज़ क्या करती है, डंपिंग करती हैं। डंपिंग करने का मतलब है कि वो खुद अपनी कंट्री में चीज़ को कॉस्टली और हाँ इंडिया में वो चीज़ों को सस्ता सेल करती हैं, जिससे क्या है इंडियन की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो जो है पीछे जा रही है। मीन्स डोमेस्टिक की उतनी सेल नहीं होती, उतनी डिमांड नहीं होती जितनी कि चाइना की है। तो ये भी इंडियन ट्रेड के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जो कंजम्पशन गुड्स है उनकी डिमांड ज़्यादा है। अब उनकी डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो उससे क्या है कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप्ड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया जैसे पावर जनरेशन आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में उतनी डेवलप नहीं है जितनी होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे देशों के साथ compete कर पाएँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है हमारा जो ट्रेड है उतना डेवलप नहीं हो पाता। फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम जो है उस कंपटीशन उन कंट्रीज़ को compete नहीं कर पाते। किन कंट्रीज़ को, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनके कैपिटल सोर्सेज बहुत अच्छे हैं और उनका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड जो है उतना डेवलप नहीं होता। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है इंडिया में उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है और उसका प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से हमारा जो इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज़्यादा है तो जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा अनफेवरेबल है।
ठीक है जी। देन आ गया कि इंडिया का अपना प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है। हम कह रहे हैं बार बार इंडिया में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब हमारा जो प्राइस लेवल है बहुत ज़्यादा है। प्राइस लेवल ज़्यादा होने की वजह से हम जो है दूसरे देशों के साथ compete नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण है किस चीज़ का, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के ना डेवलप होने का, ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, किस तरह से हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।